हेलो एवरीवन, मैं उमेश पाल आप सभी सीटेड एस्पिरेंट्स का आपके अपने चैनल टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लास्ट टर्म से हम लोग सीटीपी क्वेश्चन सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। सो उसी क्रम में आज हम लोग क्लास सेकंड करने वाले हैं, जहां पर हम लोग सीटीपी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो सीधे तौर पे एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं। सो सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ेंगे। चलते हैं, पहले क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि बालक के विकास की दिशा क्या होती है। बालक के विकास की दिशा की जो पुष्टि हुई थी वो श्रीमती हरलाख द्वारा पहले ही कर दी गई थी, जहाँ पर उन्होंने ये बताया था कि जो विकास की दिशा होती है वो हेड टू टो होती है, मीन्स सिर से पैर की तरफ होती है। उसी का एक और नाम है केंद्र से परिधि की ओर, उसी का एक और नाम है शिरः पदः अभिमुख। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो बनता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मीन्स तीनों सही हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, विकास का सिद्धांत नहीं है वो मुझे बताना है। तो आते हैं, पहला ऑप्शन हमारे पास है निरंतरता का सिद्धांत। एक्चुअली निरंतरता का सिद्धांत विकास का सिद्धांत होता है, जहाँ पर यह कहा जाता है कि जो बालक का विकास होता है वो जन्म से पहले, मीन्स कंसेप्शन टू डेथ, गर्भाधान से लेके मृत्यु पर्यंत चलता है। इसका मतलब यह सिद्धांत तो होता है। आते हैं भिन्नता के सिद्धांत को समझते हैं। भिन्नता का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत होता है। वो कैसे? क्योंकि सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान नहीं होती है, मीन्स भिन्न होती है। आपका विकास का सिद्धांत में से भिन्नता का सिद्धांत भी होता है। आते हैं, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है समानता का सिद्धांत। समानता के सिद्धांत भी विकास की ही एक घटना होती है। कैसे? क्योंकि सभी व्यक्तियों में विकास का क्रम समान पाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनता है वो आपका है विशिष्ट से सामान्य, क्योंकि यह विकास की घटना नहीं होती है। विकास की घटना सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। ठीक है, जहाँ पर यह बात समझाने की कोशिश करी जाती है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो प्रारंभिक एज में सभी काम काज सामान्य तरीके से ही करते हैं। बाद में धीरे धीरे वो उनके कामों में विशेषता आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है मनोसामाजिक सिद्धांत का अंतिम चरण कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि मनोसामाजिक सिद्धांत जो था वो एरिक एरिक्सन द्वारा दिया गया था। और ये जितने भी चरण यहाँ पे लिखे हुए हैं, जितने भी ऑप्शन लिखे हुए हैं, सारे की सारे मनोसामाजिक सिद्धांत के ही हैं। बट उन्होंने ये पूछा है कि मनोसामाजिक सिद्धांत का अंतिम चरण कौन सा है। ठीक है, अंतिम चरण उनका आता है संपूर्णता बनाम निराशा। क्लियर है, जहाँ पर एरिक्सन ने विकास की उस घटना को बताया है जहाँ पर वो कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन संपूर्ण हो चुका होता है और इस अवस्था में, मीन्स वृद्धा अवस्था में, व्यक्ति अपने जीवन के अतीत को या तो टुकड़ों में या फिर एक साथ याद करता है। और उसका जीवन अगर सुखद रहता है तो उसके अंदर आशा या विश्वास का जन्म होता है, और अगर दुखद घटनाएं उसके जीवन में अत्यधिक रही हैं तो उसको निराशा होती है, और जिसके लिए वो अपने जीवन से संतुष्टि उसको नहीं होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है कि ओडिपस एवं इलेक्ट्रा मनोग्रंथि की खोज निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने की थी। तो हम सब जानते हैं फ्रायड का बड़ा ही फेमस नाम है। इस ग्रंथि की जो खोज करी थी वो सिगमंड फ्रायड ने करी थी, जो मनोविश्लेषणवादी के नाम से जाने जाते हैं। ओडिपस एवं इलेक्ट्रा मनोग्रंथि जो होती है, ओडिपस पाई जाती है लड़कों में और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि पाई जाती है लड़कियों में। जब दोनों ही ग्रंथियों से कोई व्यक्ति कोई भी बालक अथवा बालिका पीड़ित होती है तो उसके साथ कुछ विशेष सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि ओडिपस मनोग्रंथि से पीड़ित होने वाला बालक अपने माँ की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है, और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि से पीड़ित बालिका अपने पिता के तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है, जिसके संबंध में फ्रायड ने विस्तृत चर्चा करी है। खैर, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनता है वो है फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बालक का विकास शुरू होता है, मीन्स कब से शुरू होता है। ठीक है, बालक का विकास जो होता है
वो प्रसव पूर्व अवस्था से स्टार्ट हो जाता है। प्रसव पूर्व अवस्था का मतलब ये हो जाता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है या कंसेप्शन पीरियड से ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, सो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तनाव, तूफान व ख्वाब की अवस्था किसे कहा जाता है? ये सब जानते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट ने इसको पढ़ा होगा और यह किशोरा अवस्था की विशेषता है जिसके बारे में स्टैनली हॉल ने कहा था। दैट मीन्स तनाव, तूफान व ख्वाब की अवस्था जो स्टेटमेंट है वो स्टैनली हॉल द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मानव विकास क्या है? मानव विकास किनसे संबंधित है, यह प्रश्न है। तो देखिएगा, मानव का विकास जो होता है उसमें एक मात्रात्मकता की घटना भी होती है, मतलब मानव का विकास जो होता है वो क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है बोथ, दोनों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग जाएंगे। निम्न में से शैशव अवस्था का एक गुण नहीं है। हमें ये बताना है कि शैशव अवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है, मतलब शैशव अवस्था में बच्चे कौन सा गुण नहीं रखते हैं। तो आते हैं, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है अनुकरण। देखिए, शैशव अवस्था में बच्चों में अनुकरण तो पाया जाता है क्योंकि वो जो अपने से बड़ों को करते हुए देखते हैं उसको हूबहू व्यवहार में ले आते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका लिखा हुआ है आसक्ति, जिसको हम अटैचमेंट डेवलपमेंट के नाम से बुलाते हैं, जिसको आप ये कह सकते हो कि बच्चों में आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है और वो अपनी आवश्यकताओं के प्रति सचेत होते हैं। ठीक है, नंबर डी पर आते हैं निर्भरता। निर्भरता तो छोटे बच्चों में होगी ही होगी क्योंकि शैशवावस्था की जो उम्र होती है वो 0 से 2 साल ही मानी जाती है। सो निर्भरता तो यहाँ पर होते ही अपने मम्मी पापा और परिवार के दूसरे सदस्यों पर अपने कामों के लिए निर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं वस्तु स्थायित्व, जहाँ पर लिखा हुआ है ये जवाब बिल्कुल यहाँ के लिए सही होगा। ठीक है, वस्तु स्थायित्व का मतलब ये होता है कि इस अवस्था में बच्चे सिर्फ वर्तमान में होते हैं, वर्तमान स्थिति को ही समझ सकते हैं और उसी में वो रहते हैं। इसका नाम है ऑब्जेक्ट परमानेंस। मीन्स अगर कोई बच्चा कोई खिलौना खेल रहा है और उस खिलौने को वहाँ से उठा लिया जाए या हटा दिया जाए तो बच्चा उस खिलौने को दोबारा ढूंढने का प्रयास नहीं करता है। इसका अर्थ ये हो जाता है कि बच्चे में अभी ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं आई हुई है। अगले प्रश्न पर जा रहे हैं हम लोग। परवर्ती बाल्यावस्था की उम्र कौन सी होती है? वो होती है 6 से 11 साल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, यह कथन विकास की किस घटना से संबंधित है? तो जनरली अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि क्योंकि विकास जो होता है वो सभी व्यक्तियों में भिन्न पाया जाता है, इसलिए भिन्नता के सिद्धांत से ही संबंधित हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न पे हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा बालक के विकास का सिद्धांत है? नोटिस कीजिएगा, हमें यहाँ पर यह बताना है कि बालक के विकास का सिद्धांत निम्न में से है कौन सा। ठीक है, सो आते हैं फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग पढ़ेंगे। विकास की दर समान नहीं होती है, बिल्कुल सही जवाब है। विकास की दर समान नहीं होती है, ये भिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है विकास का क्रम समान नहीं होता, जी गलत है, विकास का क्रम समान होता है। सो बी ऑप्शन आपका सिद्धांत नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं, विकास निरंतर सीधी रेखा में होता है। तो देखिए, विकास निरंतर तो होता है बट वो सीधी रेखा में नहीं होता है, वर्तुलाकार होता है, मीन्स स्पाइरल वे होता है। ठीक है, जैसे कि नोटबुक का रिंग होता है ना, वैसा होता है, घुमावदार होता है, सीधा नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब हो जाता है विकास की दर सभी में समान नहीं होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। बैंडुरा ने दिया था, जहाँ पर उन्होंने अपने प्रयोग में बच्चों को एक फिल्म दिखाई थी जिसमें जो हीरो होता है वो हिंसात्मक व्यवहार होता है, जिसके लिए समाज द्वारा विभिन्न प्रकार का मतलब जैसे दंड देना है, पुरस्कार देना है, कोई भी रिएक्शन ना देना है, इस तरीके की घटनाएं घटती हैं।
तो वो सोशल लर्निंग के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। जवाब मिलेगा आपको पोषण। पोषण से अर्थ यहाँ पर होता है वातावरण से, ठीक है। सही उत्तर बन जाएगा पोषण। अगले प्रश्न पे हम लोग जा रहे हैं। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के प्रयोग पर आधारित है। तो बेंडोरा ने बच्चों को फिल्म दिखाई थी जहां पर वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चे जो भी कुछ समाज में देखेंगे वो सीखते हैं, जो सोशल लर्निंग कहलाती है, जिसे उन्होंने प्रत्यक्षात्मक अधिगम या अवलोकनात्मक अधिगम के नाम से भी बताया था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है। तो देखिए जो ह्यूमन पर्सनालिटी है वो आपकी अकेली आनुवंशिकता की रोल नहीं है, उसमें अकेला वातावरण का रोल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा कि आनुवंशिकता एवं वातावरण की परस्पर क्रिया को वो अन्योन्य क्रिया भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और ये साथ साथ करते हैं, ये एक दूसरे के पूरक भी कहलाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम लोग जाएंगे। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अर्थ है। तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अर्थ है। प्रकृति का अर्थ यहाँ पर होता है जैविक विशिष्टताओं से, जिसका अर्थ होता है हेरिडिटी या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं ये। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आप जवाब दीजिएगा जैविकी विशिष्टताएं या आनुवंशिकता या वंशानुक्रम, ये सारी बातें सेम है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं। शिक्षार्थी फैशन शो देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है। मैंने फिर वही बात देखो आ गई है यहाँ पे जो मैंने अभी पीछे समझाई थी कि शिक्षार्थी जो हो रहे हैं वो फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण कर रहा है, इसका मतलब उसकी सोशल लर्निंग हो रही है, जो बेंडोरा ने कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। सही जवाब आ जाता है आपका सामाजिक अधिगम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, आंख बंद करके जवाब दीजिएगा, है ना। पहले तो मानव विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक आपके आनुवंशिकता और वातावरण होता है, बट जैविकी विशेषता देखिए यहाँ पर लिखा है समाज सांवेगिकता और संस्कृति दोनों ही पर्यावरण के घटक हैं। इसका ए बी सी तीनों ही सही जवाब होंगे, इसका मतलब उत्तर यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। भारतीय संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए 2 संकेंद्रीय परतों का मॉडल किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो आप देखिएगा, आपने ये हो सकता है आपके लिए नया क्वेश्चन हो, कभी ना पढ़ा हो ना देखा हो। देखिएगा इसका सही जवाब हो जाता है दुर्गानंद सिन्हा। फर्स्ट लेक्चर आप देखिएगा जहाँ पर हमने दुर्गानंद सिन्हा के बारे में बताया था कि उन्होंने एक बुक लिखी थी साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी है कि भारतीय संदर्भ में या भारतीय एटमॉस्फेयर में बच्चे का विकास किस तरह से होता है। तो उन्होंने इसके 2 परतें बताई थी, संकेंद्रीय परत बताई थी, उनके मॉडल का ये नाम था। अगले प्रश्न पे हम लोग जा रहे हैं। विपरीत गुणों का उत्पन्न होना निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। शायद सब जानते होंगे या नहीं जानते, तो मैं बता रहा हूँ आपका। इसमें सही जवाब बनता है प्रत्यागमन सिद्धांत। प्रत्यागमन सिद्धांत का अर्थ होता है कि जब किसी में विपरीत गुण उत्पन्न हो जाए, अर्थात साइकोलॉजी ये बात मानती है कि मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि होती है और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि होती है। किंतु अगर ऐसा उल्टा हो जाए, मीन्स अगर मंदबुद्धि माता पिता के संतान तीव्र बुद्धि पैदा हो जाए और तीव्र बुद्धि माता पिता के संतान मंदबुद्धि पैदा हो जाए, तो इसे कहा जाता है विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, ठीक है। महज हमारे पास एग्जाम्पल भी है, जैसे कि अब्दुल कलाम के जो माता पिता हैं या परिवार है वो सब औसत दर्जे के ही थे, लेकिन अब्दुल कलाम बहुत ही विद्वान जन्मे और मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ कहने की ज़रूरत है कि वो क्या हैं या क्या थे, है ना। इस तरह के कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया था प्रत्यागमन, और प्रत्यागमन का सिद्धांत बताने वाले थे आपके सोरेनसन। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं। सामवेगिक बुद्धि नामक पुस्तक किसने लिखी थी। इसका सही जवाब बनता है गोल्डमैन।
जी, गोलमैन। अगले क्वेश्चन पर हम लोग जाएंगे, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। मीन्स देखिएगा, सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण जो होता है वो लिखना है, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ मसल्स का ही प्रयोग करते हैं, अपनी कंप्लीट शरीर का प्रयोग नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, आज बाला अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं, आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए, बाला अपराध की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, इसके प्रमुख कारण देखिए यहाँ पे हमने लिख रखे हैं, दूषित आनुवंशिकता। इसका मतलब है कि माता पिता या उनके पूर्वजों में इस तरीके के कोई जीन्स है जो दूषित है या इससे संबंधित रहा है, तो संभव है कि अगर उस तरीके की जीन्स अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हुआ है तो इसलिए बाला अपराध हो रहा है। या दूषित एटमॉस्फेयर है ना, गंदा एटमॉस्फेयर है जहाँ वो बच्चा रह रहा है, वहाँ की संस्कृति और समाज ठीक नहीं है। टूटा परिवार में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है ना, और परिवार में उसको किसी स्तर के कोई प्रेम नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। सो इसका सही जवाब हो जाता है आपका सभी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, इसे क्या कहते हैं। बात वही आ गई सोशल लर्निंग की, जिसे बेंडोरा ने बताया था। और बेंडोरा ने अपने प्रयोग में एक डॉल का प्रयोग किया था जिसका नाम था बोबो डॉल। तो सभी विद्यार्थी इसको भी याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला भी। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, स्वदर्पण का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कूले थे, जो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि प्रत्येक समाज के अपने आदर्श मूल्य व रीति रिवाज होते हैं, जिसमें रहकर बच्चा समाज की परंपरा व रीति को सीखता है, ठीक है, और फिर उसके प्रति एक धारणा उसके अंदर विकसित होती है, जिसे कूले का सिद्धांत भी कहा जाता है और स्वदर्पण का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, पुरुष स्त्रियों के अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किससे संबंधित है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा कि समाज में दो ही लिंग हैं, पुरुष और स्त्री, और दोनों में से किसी के साथ अगर कोई भेदभाव होता है या फिर किसी एक को कम देखा जाता है समाज के द्वारा, तो इस प्रकार की घटनाएं लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक भेदभाव के अंतर्गत आती हैं, जिसको हम लोग जेंडर बायस के नाम से भी बुलाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि स्त्रियाँ जो हैं पुरुषों की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती हैं, इसलिए सामाजिक दृष्टिकोण से इस घटना को हम लैंगिक पूर्वाग्रह से जोड़ते हैं, इसलिए उत्तर इसका जो होगा वो सी सही होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं, पढ़ते हैं। राज्य स्तर के एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर विद्यालय में ही आप देख रहे हैं कि विद्यालय में ही लिंग के सापेक्ष भेद स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि लड़कियों को इस बार गायन प्रतियोगिता में वरीयता दी जा रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पुरुषों को गायन प्रतियोगिता में कम देखा जा रहा है। इसका मतलब यहाँ इसका जो सही जवाब बन जाएगा वो हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह, ठीक है, ये भी लैंगिक पूर्वाग्रह की घटना है, जेंडर बायस की। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वंशानुक्रम एवं वातावरण परस्पर हैं। सिंपल है, बहुत सरल सा जवाब इसका है, वे एक दूसरे के पूरक हैं। इनको सहयोगी अलग देखना बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। मतलब जो सामाजिकरण में बिल्कुल सहायक नहीं होगी, जैसे कि हेल्थ क्लब हो जाता है, फैमिली है, आपका इको क्लब है, ये सारे के सारे सोशल प्लेटफॉर्म में। आपका लाइब्रेरी है जो सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है, जहाँ पर हम जाते हैं, बुक्स उठाते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ पर हम अध्ययन तो करते हैं, बस हमारा सोशलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्न में से किस विचारक द्वारा दिया गया था। यूएसए मनोवैज्ञानिक थे जॉन डीवी, जिन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बताया था कि बच्चों को जो है बाल केंद्रित शिक्षा ही दी जानी चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, बाल केंद्रित शिक्षा पूरे देश में कब लागू हुई। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो थी वो आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत पूरे देश में लागू हुई थी 1 अप्रैल 2010 को, सिवा जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हुई थी, ठीक है। और
ये 30 क्वेश्चन की सीट यहाँ से कंप्लीट होती है। और उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों का सेशन आज का पसंद आया होगा और इसे ज़रूर शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि तुम्हारे बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे, भाई बहन होंगे जिनको इनसे लाभ मिल जाएगा और सीटेट के एग्ज़ाम में उनको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सो आज हम लोग यहाँ तक इस सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं और थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर अगली क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन की फिर से एक शीट करेंगे। ठीक है।